आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। साइकोलॉजी की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इस क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन जो कि विधियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम निरीक्षण विधियाँ जो होती हैं, ये निरीक्षण जो विधि होती हैं उसके जो दो भाग हैं, दो प्रकार की निरीक्षण विधियाँ हैं, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। तो अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधियों के बारे में विस्तार से हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो हमारी अध्ययन की जो विधियाँ होती है शिक्षा मनोविज्ञान की, उनमें मनोवैज्ञानिक जो है या जो जितने मनोवैज्ञानिक है आधुनिक काल के, वो व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों के अनेक प्रकार के जो इनके टाइप हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं के आधार पर मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं हम दो मनोविज्ञान की जो विधियाँ हैं। पहली जो विधि है निरीक्षण विधि या निरीक्षणात्मक विधि, ऑब्जर्वेशन जो मेथड होता है वो कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो मनोविज्ञान में निरीक्षण विधि दो भागों या दो प्रकारों में इनको बांटा गया है, एक अंतर्दर्शन है, दूसरा बहिर्दर्शन है। तो पहले हम अंतर्दर्शन को पढ़ते हैं। दोनों ही विधियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके यही आते हैं कि इनमें से निरीक्षण विधि कौन सी नहीं है, कौन सी है। तो अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन जो विधि दोनों है वो किस में आती है, निरीक्षण विधियों में, ऑब्जर्वेशन मेथड में इनका काउंट किया जाता है। पहली है अंतर्दर्शन विधि, इसको दूसरा नाम इसका है आत्म निरीक्षण विधि भी इसको कहा जाता है। आत्म निरीक्षण विधि भी इसको आत्मनिष्ठ विधि भी कह सकते हैं, आत्म निरीक्षण विधि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आत्म निरीक्षण भी कह सकते हैं और आत्मनिष्ठ भी इसको कह सकते हैं। और ये इसको सर्वाधिक प्राचीन विधि माना गया है मनोविज्ञान की। इसे आत्मनिरीक्षण या आत्मनिष्ठ भी कहते हैं। वुडवर्थ ने इसे स्वनिरीक्षण विधि भी कहा है। यानी सारे नाम एक ही हैं। ये अंतर्दर्शन यानी खुद का अंतर्दर्शन करना, अंतर्निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण, आत्म का मतलब स्वयं का होता है, स्वयं निरीक्षण करना, खुद का निरीक्षण, सारे मतलब एक ही नाम है, अलग अलग नाम इसको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसका दिया है। इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरिज्म नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक विलियम वुंट, यानी इसको संरचनावाद का जनक भी कहा जाता है विलियम वुंट को। और इसको जो निरीक्षण विधि है या जो मनोवैज्ञानिक है, आत्मनिष्ठ विधि है, अंतर्दर्शन विधि है, इसका जनक भी इसको कहा जाता है। और साथ में इनके शिष्य थे टिचनर। एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विलियम वुंट के शिष्य का क्या नाम था, तो उनके शिष्य का नाम था टिचनर। नाम भी आ सकता है कई बार, टिचनर नाम भी कई बार आ जाता है, तो उनका शिष्य था टिचनर। दोनों ने मिलकर इसका प्रतिपादन किया है किसका, अंतर्दर्शन विधि का। ठीक है, तो अब दोनों के अनुसार इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो टिचनर ने कहा है अपने आप में देखना अंतर्दर्शन है, अपने आप में देखना ही क्या है, अंतर्दर्शन है। एंजिल के अनुसार अंदर की ओर देखना अथवा अंतःप्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है। जॉन लॉक के अनुसार क्या है, अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण एक अंतर्दर्शन कहलाता है। स्काउट के अनुसार अपनी मानसिक क्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन करना ही अंतःक्रिया कहलाता है। यानी सभी लोगों की जो मुख्य बात एक ही है कि व्यक्ति का अपने अंदर या खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा, आत्मा के द्वारा अपने आप किया गया निरीक्षण ही अंतर्दर्शन कहलाता है। इन सब का मुख्य रूप से निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलकर इसमें बात कही गई है, जिस समय व्यक्ति अपनी संवेगात्मक अनुभव से गुजर रहा होता है वह समय अंतर्दर्शन प्रारंभ कर देता है। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूतियों के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि चेतन अनुभूतियों का यानी जो एक्टिव या क्रियाशील जो अनुभूति होती है हमारी, अध्ययन अंतर्दर्शन के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, अंतर्दर्शन में तीन तत्वों को शामिल किया गया, एक तो संवेदना, एक भाव, एक प्रतिमा यानी इमेज, फीलिंग। और हमारे जो इमोशन होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, भाव होते हैं। जैसे किसी मृतक को देखकर, ये देखो किस तरह से हम आत्मदर्शन कर सकते हैं, आत्मनिष्ठ अंतर्दर्शन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है। जैसे किसी मृतक को देखकर होने वाली चेतन अनुभूति, चेतन का मतलब खुद के अंदर स्वयं के द्वारा जो अनुभूति, एक्टिव जो उस समय जो हमारा अनुभूत का मतलब उसको फील करना, फीलिंग के साथ उस चीज़ को अनुभव करना। अनुभूतियों के अंतर्दर्शन में मृत शरीर को देखना, यानी हम किसी भी मृतक व्यक्ति या मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं तो फिर जो अनुभूत करते हैं अनुभूतियों के द्वारा अंतर्दर्शन में, यानी हमारे खुद के अंदर मृत शरीर को देखना दृष्टि संवेदना है। यानी हम जिस तरीके से, जिस भावनाओं के साथ, जिस संवेदना के साथ उसको देखते हैं। दुख होना भाव की अभिव्यक्ति है। मृत शरीर को देखना मन में किसी खास प्रतिमा का बनना है। यानी संवेदना, भाव और प्रतिमा, ये जो तीन चीज़ें इसको बताई गई है, इसको एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। अंतर्दर्शन से तात्पर्य अपने अंदर देखना अथवा आत्म निरीक्षण या अंतर्निरीक्षण से है। आत्म निरीक्षण में भाव एवं प्रतिमा निर्माण, मतलब जिसको कहते हैं हम, भाव होता है, संवेदनाएं होती है, प्रतिमा का निर्माण भी किया जाता है या हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं।
तो ये मुख्य रूप से निष्कर्ष इसका यही निकलता है कि हम जो अंतर्दर्शन है, और एक बात इसमें हम और भी लगा सकते हैं कि अंतर्दर्शन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अंतर्दर्शन करने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या पक्षपात की भावना से ग्रसित न हो। यानी पहले से अपने मन में कोई प्लानिंग या अपने मन में पहले से ही हम कोई भाव विकसित न कर लें, प्लान न कर लें कि हमें इस तरीके से उस चीज़ को फील करना है। ये मतलब एक प्रकार से वहाँ पक्षपात वाली बात हो जाती है, ठीक है। यानी नेचुरल जो है, जो मतलब एट ए टाइम जो कंडीशन के साथ है, प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ है उसी की मतलब स्थिति के अनुसार उसको प्रेजेंट करना, वही रियल में अंतर्दर्शन होता है। तो यहाँ हम किसी प्रकार के पक्षपात का जो है वो ग्रसित या शिकार न हो जाएं, इस तरह की बातें हैं। आगे चलकर हम इसमें अंतर्दर्शन की जो विधि की जो विशेषताएं हैं मुख्य रूप से उनके बात करते हैं। यह विधि अत्यंत सरल और सुलभ है और प्राचीन विधि है। लगभग व्यक्ति का मस्तिष्क की उसकी प्रयोगशाला होती है, यानी उनके मन को समझना अंतर्दर्शन है। व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष, तत्काल या वास्तविक ज्ञान होता है, यानी उसी समय जो घटित होता है उसी को हम संवेदनाओं के साथ, भावों के साथ, प्रतिमा के साथ उसको फील करते हैं। यह विधि सबसे कम खर्चीली है, इसमें कोई भी प्रकार की हमें सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे सस्ती है ये। इस विधि से सीधी जानकारी प्राप्त हो जाती है, हम डायरेक्ट उस चीज़ से जुड़ जाते हैं हम लोग। यह विधि अत्यंत सरल और सुलभ है, ये तो हमने पहले भी इसको पढ़ लिया है। तो बिल्कुल नॉर्मल से इसकी विशेषताएँ हैं, बस इसको समझने की आवश्यकता है हमें। अंतर्दर्शन, इसकी सीमाएं, लिमिटेशन क्या है, दोष क्या है, वैज्ञानिकता का अभाव है इसमें, यानी हम तर्क के साथ उस चीज़ को फील नहीं कर पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते। मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान संभव नहीं है, यानी हम किसी व्यक्ति के मन को समझ नहीं सकते। हो सकता है उसके मन में पक्षपात की भावना आ गई हो, द्वेष की भावना आ गई हो, किसी प्रकार की, यानी वो उस चीज़ को फील नहीं कर पाता उस तरीके से। विश्वसनीयता, वैधता का भाव है, यानी कोई चीज़ अगर वैज्ञानिक नहीं है, तर्क पे आधारित नहीं है, तो उसमें रियल बात है कि वास्तविकता या वैधता का जो अभाव है वो रहेगा। शिशुओं, बालकों तथा असामान्य व्यक्तियों या पशु पक्षियों के द्वारा संभव नहीं है, यानी वो चीज़ प्रॉपर जो इमोशन के साथ उसको फील करना, जिस व्यक्ति के साथ इमोशन उसके सारे विकसित नहीं हुए, सारी भावनाएं हैं, वो उस चीज़ को के साथ फील नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें हर व्यक्ति में नहीं होता, या इसको परिपक्व मेच्योर व्यक्ति इस चीज़ को कर सकता है। सही अनुभूतियों को भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी हम सारे इमोशंस को बोल करके एक मतलब प्रॉपर वे में, प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं बता सकते, ये इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है। बाहरी परिस्थितियों से आकर्षित होने की संभावना रहती है, यानी हम दूसरे को देख करके, इन्वायरमेंट को देख करके अपने आप को उस अनुरूप ढाल लेते हैं और रियल जो अनुभव है वो नहीं कर पाते, ये इसमें दोष है, लिमिटेशन है। आगे इसकी दूसरी जो विधि है, एक इसमें जो अंतर्दर्शन विधि है, अंतर्दर्शन जो एक विधि है, इसमें एक मुख्य बात और है। इसके देखिए जो प्रतिपादक हैं वो विलियम वुंट है, उसके शिष्य टिचनर है। और अंतर्दर्शन विधि के विरोधी अगर कोई पूछे कि अंतर्दर्शन का विरोधी कौन है, तो इसके रियल जो विरोधी हैं वो हैं बहिर्दर्शन, यानी वॉटसन। बहिर्दर्शन के जो प्रतिपादक है वॉटसन है, वो अंतर्दर्शन का विरोधी है, मतलब बिल्कुल घोर विरोधी कह सकते हो। तो ये एक अलग क्वेश्चन है, इसमें आप बता सकते हो। अगला है इसमें बहिर्दर्शन या वस्तुनिष्ठ या निरीक्षण विधि, यानी बाहरी रूप से, वो तो आंतरिक निरीक्षण था, उसका उल्टा है बहिर्दर्शन, ठीक है। इस विधि का प्रतिपादक व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक जॉन बी वाटसन, जॉन ब्राउड्स वाटसन इसके प्रतिपादक है, किसके, बहिर्दर्शन के। और ये अंतर्दर्शन के विरोधी हैं वाटसन, ये भी आपको ध्यान रखना है। आधुनिक समय में ये विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में प्रयुक्त की जाने वाली एक प्रमुख विधि है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा का अवलोकन, किसी अन्य, क्योंकि हमें बहिर्दर्शन कर रहे हैं, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन या अध्ययन या उसको समझना, अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना बहिर्दर्शन कहलाता है। अंतर्दर्शन में था खुद अपने अंदर या खुद के द्वारा किया गया अध्ययन होता है, और बहिर्दर्शन हम किसी दूसरे व्यक्ति का अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहिर्दर्शन विधि को पर अवलोकन विधि या निरीक्षण, पर निरीक्षण, पर का मतलब दूसरा होता है, ठीक है, पर अवलोकन का मतलब दूसरे का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, या पर निरीक्षण करना, ठीक है। तो या प्रेक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी दूसरा इसमें व्यक्ति है, उसका हम निरीक्षण कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है। बहिर्दर्शन विधि में व्यक्ति के व्यवहार, उसके आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यान में देख करके उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या उसके व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इसमें यही बात निकल के आती है। तो दो ये विधियां थी, इसमें थोड़ी सी बात जो हम बहिर्दर्शन की विशेषताओं की है या उसकी बात हम कर रहे हैं। तो बहिर्दर्शन की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएँ रहेगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। बस बिल्कुल लास्ट में हमारा छोटा सा टॉपिक ये रह गया है। इसकी देखिए विशेषताएं कौन कौन सी है बहिर्दर्शन की, तो ये थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। बहिर्दर्शन की जो विधि है उनकी विशेषताएं या गुण, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या लाभ होता है इससे, किस प्रकार हम उसको कर सकते हैं। इसमें जो प्राप्त परिणाम है या जो सांख्यिकी मतलब जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करना संभव होता है।
विश्लेषण का मतलब उसको हम अलग अलग करके उसको मतलब एक पॉइंट एक सीरियल नंबर के हिसाब से उसको हम क्रमानुसार उसको लगा करके उसकी पूरी कंप्लीट व्याख्या उसके ऊपर डिस्कशन हम कर सकते हैं, उससे जो आंकड़े निकल के आते हैं। क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति का कर रहे होते हैं, इसमें हम पूर्ण रूप से ध्यान रहते हैं, हमें किसी प्रकार का किसी के भाव में आने का या मतलब हमें हम कह लीजिए कि किसी प्रकार की जो चीज़ है प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हम दूसरों का अध्ययन कर रहे होते हैं। अचेतन, अचेतन, विकृत या विक्षिप्त आवश्यकताओं में किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी हम व्यक्ति के किसी भी रूप का, चाहे वो चेतन, अचेतन, अवचेतन किसी भी अवस्था में हो, हम उसके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। एक साथ एक समय में कई व्यक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, मान लो एक समूह है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है, तो हम किसी टेस्ट के द्वारा या कोई भी उनको एक्टिविटी दे दी उसके द्वारा या कोई भी उनको मतलब डिबेट में शामिल कर लिया, तो हम व्यक्ति के अध्ययन का उसमें उपयोग कर सकते हैं बहुत सारे व्यक्तियों को। बालकों के अध्ययन के लिए उपयोगी है, यानी उनकी व्यक्तित्व पर्सनालिटी से संबंधित अगर कोई हमें अध्ययन करना हो, किसी प्रकार का ऑब्जर्व हमें करना हो, किस प्रकार का व्यक्ति है, तो उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, खासकर बच्चों का। पशु पक्षी से प्राप्त परिणामों को मनुष्यों पर लागू करने की संभावना को देखा जा सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है एक प्रकार की है। अगर कोई चीज़ को हम पहले जीव जंतुओं पर, पक्षियों पर, पशुओं पर उसको लागू करते हैं, अगर वो वहाँ प्रयोग सफल रहता है थोड़ा बहुत, तो उसको हम फिर इंसानों पर, मनुष्य पर लागू कर सकते हैं। बालकों का उचित दिशाओं में विकास, ठीक है, तो मार्गदर्शन के लिए इसको एक प्रकार से कह सकते हैं। और वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसको तर्क के साथ जानने की कोशिश करेंगे, हमारे पास आंकड़े होंगे इसमें, ठीक है, डाटा होगा। बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग शिशुओं, बालकों, किशोरों, प्रौढ़ों, समूह आदि के ऊपर किया जा सकता है, यानी सभी प्रकार के लोगों पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके आंकड़ों का विश्लेषण भी हो सकता है, क्योंकि आंकड़े हमारे पास पहले से ही हम उसको आंकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। अगर हमारे पास डाटा है तो हम उनका अलग अलग रूप से विश्लेषण भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको क्रम से लगा सकते हैं। अब इसकी जो लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, वो कौन कौन सी है, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ की विशेषता यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, हर बात में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, तो क्या उसमें अच्छाई थी वो हमने जानी। अब देखिए इसमें जो कमी है वो क्या है, सीमाएं क्या है, दोष क्या है, लिमिटेशन क्या है, ठीक है। एक ही व्यवहार से अनेक मानसिक दशाओं का प्रतीत होता है, यानी एक ही व्यवहार से अनेक मानसिक दशाओं का, यानी व्यक्ति की जो मानसिक दशा है वो प्रतीत हो जाती है मतलब एक व्यवहार से हमें। तो व्यक्ति की मानसिक दशा को जानना मतलब इतना आसान नहीं है, तो उनकी दशाओं का प्रतीत होना एक ही व्यवहार से, मतलब एक प्रकार के व्यवहार से हम उनकी सभी प्रकार की मानसिक दशाओं का पता नहीं लगा सकते, ये थोड़ा सा इसमें फॉल्ट रहता है। अवलोकनकर्ता प्राय पूर्व धारणाओं या पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहता है, यानी ये वो बात है, चाहे अंतर्दर्शन में कर लीजिए, चाहे बहिर्दर्शन में कर लीजिए, अगर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसका मूल्यांकन कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, उसका अध्ययन कर रहा है, उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, तो वो उसके जान पहचान का हो, तो उसमें जो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कमी होती है वो उसको बताने वाली नहीं होती, वो उसमें काउंट नहीं करता। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीज़ें हैं, कई बार भारी हस्तक्षेप की वजह से या जान पहचान की वजह से या किसी भी कारण से, ठीक है, जो अवलोकन करता होता है वो मतलब उनके जो पूर्व अनुभव होते हैं उसके आधार पे कहीं ना कहीं उसमें पक्षपात या पूर्व के अनुभव उसमें शामिल होते हैं की वजह से कहीं ना कहीं उसमें जो है डाटा इकट्ठे करने में या जो रियल चीज़ है उससे भटक जाते हैं, ठीक है। पक्षपात का प्रभाव इसमें काउंट कर लिया हमने, ये भी बात हो गई के द्वारा संभव नहीं है। स्वाभाविक, इसमें पक्ष निष्पक्ष दोनों की बातें हैं। स्वाभाविक त्रुटियाँ विश्वसनीयता है, ये नेचुरल जो कॉमन सेंस की जो गलतियाँ होती है वो भी इसमें हो जाता है। निष्कर्ष असत्य होते हैं, यानी जो हम परिणाम इस पे लेके आते हैं मूल्यांकन के बाद, लास्ट में जो ऑब्जर्वेशन के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं वो सारे या सही रूप से वैध या प्रमाणित नहीं होते, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन थी आपकी। तो ये बहिर्दर्शन और अंतर्दर्शन जो विधि थी निरीक्षण विधि की या निरीक्षणात्मक विधि, ऑब्जर्वेशन जो मेथड था, दो प्रकार से, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद में हम अगली जो मानव अध्ययन की विधियां हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं, जैसे प्रयोगात्मक विधि है, विकासात्मक विधि है, मनोविश्लेषणात्मक विधि है, उसके बारे में पढ़ेंगे। खासकर उसके जो फ्राइड हैं, सिगमंड फ्राइड है, उनके जो जैसे अहम है, ईगो जिसको बोलते हो, परम है, सुपर ईगो है, इद है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मनोविश्लेषण विधि है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है। इंटरव्यू मेथड है, साक्षात्कार विधि है, पर्सनावली विधि है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति इतिहास विधि यानी केस स्टडी मेथड है, वो भी है, ठीक है। तो काफ़ी विधि है। व्यवहारवाद एक अच्छा टॉपिक हमारे पास, संरचनावाद भी अच्छा टॉपिक है। तो काफ़ी सारी बातें हैं सीखने के लिए, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें आप लोग। आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।